गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनमोल चौहान फ्रॉम दुर्गा टीम इनोवेशन। तो आज मैं आपके सामने एक और एआई का लेक्चर लेके आया हूँ। ये मेरा चौथा लेक्चर है। तो आज हम लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस जो एआई जैसे लर्न करता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। जैसे आप जैसे सीखते हो नर्सरी टू 10th, धीरे धीरे नॉलेज सीखते हो, वैसे ही हम सीखेंगे कि एआई ये चीजें कैसे सीखता है। तो सबसे पहले एक एनपीएल है, एनपीएल को देखना है हमें आज। आज हम एनपीएल के बारे में समझेंगे। एनपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? एनपीएल की फुल फॉर्म होती है नेचुरल लर्निंग प्रोसेस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस enables computer to understand, interpret and generate human language in meaningful ways। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ABCD 1 2 3 4 नहीं पता, उसको सिर्फ बाइनरी कोड पता है। तो उसको बाइनरी कोड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट कैसे करना है और उस हिसाब से करना है कि वो जो हम जिस जैसा हमें जैसी आउटपुट चाहिए उस हिसाब से करने के लिए हम उससे एनपीएल करवाते हैं। एनपीएल में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले मशीन लर्निंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या है? टीचिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट एंड स्पीच लाइक ह्यूमन डू। जो भी इसको धीरे धीरे, जैसे एआई कंप्यूटर में क्या होता है, बाइनरी कोड समझता है, लेकिन एआई को क्या कर सकते हैं एक स्टेप फर्दर, और उसको हम अल्फाबेटिक्स का मीनिंग समझा सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बाइनरी कोड। इससे क्या रहेगा? एक इजी टू प्रोसेस रहेगा और एक कोड भी कम रह जाएगा। स्मॉल कोड में ज्यादा आउटपुट के चांसेस रहते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। फिर आता है लैंग्वेज जनरेशन। इसमें क्या है? इनेबलिंग एआई टू प्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंड कॉन्टेक्चुअली रिलेवेंट रिस्पॉन्सेज। जो भी आप उससे इनपुट ले रहे हो, वो इनपुट सबसे पहले 5-6 बार वो एआई पढ़ता है। फिर अपने जो भी उसके पास डाटा लॉग है उसको 6-7 बार पढ़ेगा, और उसके साथ में 2-3 बार सेम अगर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे उसको बार बार इंटरप्रेट करके और अच्छा आंसर देगा ताकि आप सेटिस्फाई रहो। फिर आता है मीनिंगफुल इंटरैक्शन। मीनिंगफुल इंटरैक्शन क्या हो रहा है? क्रिएटिंग सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स। इसमें क्या है? जैसे मैंने समझाया, अगर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं एआई के साथ, जैसे ये पिक्चर है, अगर आप एआई के साथ करना चाह रहे हैं कम्युनिकेट, तो सबसे पहले आप उसको समझाना पड़ेगा अल्फाबेट्स क्या होते हैं, फिर उसके डाटा लॉग में सब चीजें भरनी पड़ेंगी, तभी आप उसके साथ मीनिंगफुल इंटरेक्शन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। अभी मैंने एनपीएल बताया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इससे एआई हम सारी बातों को समझ पाता है। तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या रहते हैं? 3 ब्लॉक्स रहते हैं, टोकनाइजेशन, फ्रेजिंग और सेमेंटिक एनालिसिस। टोकनाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स, फ्रेजेस और सिंबल्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम गोइंग टू कैफे। जैसे इसमें वर्ड्स में सेगमेंट कर रहा हूं, मैं, आई एम गोइंग, मैं क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ? टू कैफे। इसके 3 सेगमेंट हुए। पहले तो मैं है, जा रहा हूँ कहीं, और किधर जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन। 3 सेगमेंट बने। तो इसके पहले वर्ड सेगमेंटेशन करेंगे, फिर सेंटेंस की स्प्लिटिंग होगी, फिर एक्सटेंशन, जो भी मतलब है उसको एनालाइज कर, फिर तीसरा आता है फ्रेजिंग, एनालाइजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स। अगर आपने इसके अंदर जो भी डाटा फीड कर रखा है उस हिसाब से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को एनालाइज करता है। फिर सिनेटैक्ट ट्रीज, डिपेंडेंसी एनालिसिस, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करता है। इस हिसाब से आपको अपना रिस्पॉन्स देना चाह रहा है उसके। फिर अगला आता है सिनेमैटिक एनालिसिस। सिनेमैटिक एनालिसिस क्या रहता है? अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड वर्ड्स। इसमें क्या रहता है? अगर आप जो भी इसको वर्ड्स बता रहे हो उसका मीनिंग समझने के लिए, जैसे पहला था टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में इसने इसको करा डिवाइड सेगमेंट में, फ्रेजिंग में इसको एनालाइज कर, सेगमेंट में इसको अंडरस्टैंड करना है जो भी इसने सेगमेंटेशन करी है। जैसे इंडेंट, कंजेशन, एंटिटी इंट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेशन, ये सब चीजें उसको करता है। लास्ट में हमें आउटपुट मिलता है इन सब चीजों के बाद। तो प्रोसेसिंग काफी बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन एआई इसको मिनटों में कर देता है। ये सारा जो प्रोसेस है, इतना बड़ा ब्लॉक है, एक बिल्डिंग ब्लॉक एनपीएल का, ये काफी जल्दी हो जाता है, रिलेटिवली इजी। अब हमने एनपीएल के तो बारे में पढ़ लिया। कॉमन एनपीएल एनएलपी टास्क क्या होते हैं? सबसे पहले इसके 5-6 हैं। 1 2 1
सॉरी 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसके 3 है। फॉर फ्रॉम एवरीडे एप्लीकेशन टू कॉम्प्लेक्स एनालिटिक ऑपरेशंस। जो एनएलपी होता है वो काफी जगह यूज होता है, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर बाइनरी कोड में समझता है, तो जो एआई होता है, जो एनएलपी है, उसको हम यूज कर सकते हैं बाइनरी कोड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्लेस करने के लिए। फिर टेक्स्ट समराइजेशन, आप इसमें जो भी आपका लंबा सा पैराग्राफ है उसकी 5-6 लाइनें में उसका एनालिटिक समरी दे देगा आपको, कि ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें डॉक्यूमेंट्स में वो याद हो जाए और पूरी डॉक्यूमेंट ना पढ़नी पड़े। फिर है क्वेश्चन आंसरिंग, इसके डेटा फीड में आप जो भी इससे क्वेश्चन पूछोगे, इसके डेटा फीड में अगर वो आंसर होगा तो ये आपको आंसर भी दे पाएगा। फिर आता है सेंटिमेंट एनालिसिस, डिटेक्टिंग इमोशन, ओपिनियंस एंड एडिटिव रिफ्लेक्शन इन टेक्स्ट और स्पीच। जैसे मान लीजिए अगर आप बोल्ड टेक्स्ट में हाईलाइटर, जैसे ए बड़ा आ गया, एम आई वर्थलेस टू यू, अगर ये बड़े बड़े हैं तो उसको लगेगा कि आप एंग्री हो, तो ये इमोशंस भी डिटेक्ट कर सकता है, एटीट्यूड, ओपिनियन, स्पीच सब डिटेक्ट कर सकता है। बेस्ड ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्पीच, जैसे जैसे इसके डेटाबेस में काफी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, उस हिसाब से आपके इमोशंस, ओपिनियन, एटीट्यूड्स को भी एनालाइज कर सकता है। फिर आता है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाइंग पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर की कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप गूगल मैप्स है, गूगल मैप में यूज होता है एनएलपी, तो वहां पे आपको बता पाता है ये जगह कौन सी है, कहाँ पे है, क्या ऐसे है। गूगल मैप आप खोलोगे आपको ये बता देगा ना कि ये जगह वो है। फिर आया था स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्निशन जैसा होता है ना वॉइस रिकॉग्निशन, वो मूवीज में देखते हैं, डोर खुलता है, पहले तो अपनी वॉइस डालो, आंख स्कैन करो वगैरह वगैरह। तो एनएलपी स्पीच रिकॉग्निशन में भी यूज होती है, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में भी यूज होती है। आगे बढ़ते हैं मशीन लर्निंग अप्रोचेस। अब मशीन लर्निंग अप्रोचेस क्या है, जैसे मशीन लर्निंग है उसके बारे में और बढ़ते हैं। रूल बेस्ड सिस्टम, रूल बेस्ड सिस्टम है पहले तो। रूल बेस्ड सिस्टम क्या है, हैंडक्राफ्टेड लॉजिस्टिक रूल्स एक्सप्लोइटिंग ग्रामर पैटर्न्स एंड प्रेडिक्टेबल बट लिमिटेड। जो भी इसके पास ग्रामर पैटर्न को एनालाइज करता है, प्रिडिक्ट करता है, मगर लिमिटेड है। जैसे मैंने कागज के डाटाबेस में सारी ग्रामर नहीं है तो ये एनालाइज नहीं कर पाएगा, तो उस हिसाब से रूल करता है। फिर आता है स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स क्या रहता है, लर्निंग फ्रॉम डाटा पैटर्न, प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रेडिक्शन, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल। ये बेसिकली गेस करता है, जैसे ग्राफ होता है जो स्टॉक मार्केट है, वो गेस करती है कि अगर अप जाएगा डाउन जाएगा, तो प्रिडिक्शन के लिए स्टैटिक मॉडल यूज होता है। फिर होता है डीप लर्निंग, न्यूरो स्ट्रक्चर आर्टिकल्स, कॉन्टेक्स्ट अवेयर एंड अंडरस्टैंडिंग अ स्टेट ऑफ हार्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस। ये 3 आता है डीप लर्निंग में। डीप लर्निंग क्या रहता है, एआई जब हम ह्यूमन जैसा समझना शुरू कर देता है, हम उसे डीप लर्निंग क्या कहते हैं, जब ह्यूमन जैसा, जैसे यहाँ पे ब्रेन भी बना है, अगर ह्यूमन जैसा जब समझने लग जाता है एआई, तो हम उसको डीप लर्निंग कहते हैं, मशीन लर्निंग का पार्ट है। फिर 2 अप्रोचेज है इसकी, पहली और दूसरी। पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, मैनुअल, फीचर इंजीनियरिंग, लिमिटेड कैपेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट लॉजिक। इसमें क्या रहता है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट लॉजिक है, ज्यादा इसके पास वो है नहीं, डाटा इसके पास कम है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, जो भी प्रेडिक्शन है वो कम हो पाएगी, मिनिमम इंजीनियरिंग है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच क्या रहते हैं, ऑटोमेटिक लर्निंग, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, रिक्वायर लार्ज डाटा सेट्स। इसको लार्ज डाटा सेट चाहिए, डाटा लॉग इसका बड़ा होना चाहिए, जो भी इसको फीडबैक देंगे अपने डाटाबेस में ऑटोमेटिकली ऐड कर जाएगा। हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दोगे आप इसे, वो भी हैंडल कर सकता है। तो एक और अभी 2 पेज और बचे हैं, फिर इसके बाद हमारा लेक्चर, आज नहीं एक ही लेक्चर, आज हमारा आखिरी पेज है, इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा हमारा। फिर ये एक लास्ट पेज है, इसका नाम है पॉपुलर एनपीएल टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। अब मैंने एलपी तो बता दिया, अब इसके पॉपुलर टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स क्या है। इसके 3 फ्रेमवर्क है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक पेज और तीसरे पे हम पहले पे आते हैं एनएलटी के, नेचुरल लर्निंग टूल किट। तो सबसे पहले नेचुरल लर्निंग टूल किट क्या है, कंप्रेसिव लाइब्रेरी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पसेस।
इसमें क्या रहता है, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के रिसर्च और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए नेचुरल लर्निंग टूल किट यूज की जाती है। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, रिच ऑक्यूपर्स कलेक्शन, प्रेफर परफेक्ट फॉर लर्निंग, ये स्टूडेंट्स के लिए। फिर आता है स्कैपी, इंट्रोडक्शन नी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एनपीएल। इसमें क्या आता है, फास्ट प्रोडक्शन रेडी पाइपलाइन फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। जो भी रहता है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट बनानी है तो जल्दी से जल्दी बनानी होती है, तो रेडी पाइपलाइन फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उनको जल्दी जल्दी परफॉर्म करने के लिए, जल्दी जल्दी आंसर लेने के लिए हम स्टैक की यूज करते हैं। इसमें ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस है, प्री ट्रेन मॉडल रहते हैं, इजी इंटरप्रिटेशन रहती है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मर, हगिंग फेस लाइब्रेरी, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल लाइक बर्ड, जीपीटी एंड बियॉन्ड। जैसे चैट जीपीटी है तो हगिंग फेस लाइब्रेरी यूज करते हैं, प्री ट्रेन मॉडल रहते हैं। आप जैसे जैसे इसको आंसर देंगे, इसको ट्रेन भी कर सकते हैं एआई को, ये बात है, ले लीजिए आप एआई को ट्रेन भी कर सकते हैं रिस्पॉन्सेज देने के लिए कि इस रिस्पॉन्स को कैसे रिस्पॉन्स करना है, चाहे ये रिपीटेड हो या इस एटीट्यूड में। जैसे मैंने कहा एटीट्यूड इमोशंस भी समझ पाता है, अगर मैं सेम रिस्पॉन्स अलग इमोशंस में दूं तो उसका अलग आंसर देना चाहिए। फिर आता है ट्रांसफर लर्निंग और कम्युनिटी सपोर्ट, यानी ये फीडबैक भी लेता है और ट्रांसफर लर्निंग भी करता है, इसके पास गूगल का सपोर्ट रहता है। फिर आता है हमारा लास्ट पेज, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, 3 है, चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, कंटेक्स्ट मॉडरेशन। चैटबॉट तो आपको समझ ही आता है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ऑटोमेटेड असिस्टेंट जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी। फिर आता है वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, जो आपके डिवाइसेस में मदद करती है। जैसे मैं अभी बोल सकता हूँ बैक बटन को होल्ड करके, हे गूगल कॉल माय मॉम, ऐसे करके। फिर उसके बाद आता है कंटेंट मॉडरेशन, डिटेक्टिंग हार्मफुल कंटेंट, स्पैम फिल्टरिंग, कम्युनिटी। ये बेसिकली सेफ्टी वो है सॉफ्टवेयर जो आपके फोन में ऑलरेडी रहता है, तो उसको कहते हैं हम कंटेंट मॉडरेशन। फिर आता है सर्च इंजन, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एक्सेट्रा। जो 80% कस्टमर सर्विस है, जो 80% कस्टमर सर्विस है वो इंटरैक्शन चैट बॉट में आती है 2024 में। 42 बिलियन वॉइस असिस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं आज के समय में, और 95% एक्यूरेसी रहती है। और फिर आता है हमारा लास्ट टू लास्ट पेज, इस बार लास्ट है, मैं मजाक नहीं कर रहा, धीरे मेरे को लगता है लेक्चर खत्म हो जाता है लेकिन मटेरियल इतना होता है समझ नहीं आता। फिर हमारा आखिरी है चैलेंजेस इन एनपीएल, डिस्पाइट रिमार्केबल प्रोग्रेस, सिग्निफिकेंट हर्डल्स रिमेन्स। अब जैसे कि आप कितने भी चीज अच्छी बना लो, उसमें हमेशा कोई ना कोई रहती है, चैलेंजेस हर किसी में आते हैं। पहला चैलेंज आता है एम्बिग्युइटी, एनएलपी में एक पहला चैलेंज आता है एमएलपी, वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग लाइक बैंक, फाइनेंशियल और रिवर एज। जैसे मान लीजिए कुछ मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे मी, वो किसी, जैसे बैंक है, बैंक एक जगह का भी नाम होता है जहाँ पे बैंक, रिवर का बैंक होता है एक, नियर रिवर एज बैंक, या फिर रियल बैंक जहाँ पे हम पैसा जमा करते हैं। तो एमेबिलिटी ये चैलेंज होती है कि ये क्या मतलब है, एआई इसको क्या लेगा, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस वर्ड का मीनिंग। फिर आता है कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्पिंग लिमिटेड मीनिंग ऑफ सार्काज्म। जैसे मैंने बताया इमोशंस तो समझ पाता है लेकिन ये अभी वेल डेवलप्ड नहीं है। जब तक आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे कि हम सैड हैं, हैप्पी हैं, तो आप ये आपको एनालाइज नहीं कर पाएगा थ्रू टेक्स्ट और स्पीच। फिर आता है कल्चरल न्यूएंसेस, कल्चर न्यूएंसेस आता है आइडियलिज्म, एक्सप्रेशन, रीजनल वेरिएशन। कल्चरल जैसे होता है ना धर्म वगैरह, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आती है कि आपको किस धर्म से कैसे आंसर चाहिए। फिर है फ्यूचर ऑफ एनपीएल लाइज इन क्रिएटिंग सिस्टम दैट ट्रूली अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट, कल्चर एंड सबसेट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। जब तक एक एनएलपी हमारी समझ, हमारे मन की बातें, हमारा कल्चर, हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएगा, तब तक आप एनपीएल को नहीं कर पाओगे अच्छे से यूज। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टीचर आउट।